नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरा करेंगे। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। आपदा प्रभावित लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी। अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और जहां पे आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और वहीं पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 11 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर है। इस दौरान वे राज्य के हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर करीब 4:15 पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे वे देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में अगस्त 2025 में आई बाढ़ में कम से कम 5 लोगों की जान गई थी और 50 से अधिक लोग लापता थे। इस आपदा के मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। और करेंगे जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण हमारे साथ संवाददाता उत्तराखंड से जुड़े हैं। शिव नारायण जी, बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कहां कहां का रहेगा, कहां कहां हवाई सर्वेक्षण जो प्रधानमंत्री करेंगे और उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। हाँ, देखिए बताना चाहूँगा जिस तरीके से अभी हाल में पूर्व में कई राज्यों का जो आपदाग्रस्त राज्य थे उनमें दौरा किया था, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप हिमाचल की बात कर ले। आज यही दौरा आप प्रधानमंत्री का दौरा आज उत्तराखंड में भी है, जो शाम को जितने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें वो हवाई से सर्वे करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की आपदा आई है, आकलन करेंगे। फिर शाम को भी देहरादून में एक फिर बैठक करेंगे। उस बैठक में आकलन किया जाएगा कि किस तरीके का नुकसान हुआ है, कितनी क्षति हुई है, उसको लेकर के पूरी बैठक की जाएगी। उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी कितना इनको राहत राशि दी जाएगी। ऐसे ही जिस तरीके से यहाँ पे हलचल थी कि राज्य सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि ये नाकाफी है। इसके जिस तरीके से यहाँ पे क्षति हुई है उसको लेकर के ये नाकाफी है उस अलग अलग क्षेत्र के लिए। और कई तरह के इस तरह के आरोप भी लगाए थे कि ये जो रकम है ये वो काफी कम है, इसमें बढ़ोतरी की जाए। तो विपक्ष की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी कि इतनी राहत राशि दी जानी चाहिए, जिससे कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो सके। जो पुनर्वास है और कई जो परिसंपत्तियां हैं उनका जो आकलन निकल करके सामने आया है वो भी पूरा हो सके। जी शिवनारायण जी, आपके एक बहुत अहम बात कही है। जिस तरह से विपक्ष वह लगातार आरोप लगा रहा है कि ये राशि कम है, तो अभी तक सरकार आकलन करने में लगी है कितनी क्षति हुई है, उसका पूरा ब्यौरा बनाया जाए। और विपक्ष को पता चल गया कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी उस क्षेत्र का दौरा कर रहा था, उन्होंने जो वहाँ पे राहत प्रभावित लोगों थे उनसे जानकारी ली। उस क्षेत्र में जाकर के विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी खुद उसी क्षेत्र में गए थे। उन्होंने देखा था किस तरीके की क्षति हुई है, उसको लेकर के उन्होंने आकलन लगाया है अपनी तरफ से। और जहाँ चाहे धराली की बात कर लीजिए, धराली की बात कर लीजिए या और अन्य जगह जहाँ पे भी आपदा आई है उन सब की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो निजी कार्यकर्ता हैं उनसे जानकारी लेकर के सबसे तो एक उन्होंने विपक्ष ने आकलन किया है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के सब सेंटर रहेगा, इसलिए उन्होंने ये मांग की है। जी अच्छा शिवनारायण जी, एक चीज समझेंगे आपसे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है ये स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे प्रधानमंत्री, या सिर्फ हवाई सर्वेक्षण ही रहेगा इसमें? और क्या वहां पर जो आपदा प्रभावित लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए ये तो अभी कह नहीं सकते कि हमसे बात की जा सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वहाँ जाके हवाई सर्वे करेंगे तो हवाई सर्वे से ही वो जो देहरादून में शाम को बैठक लेंगे उसमें ये बात निकल करके आ सकती है कि कितना इनका जिस तरीके से पूर्व में हिमाचल पंजाब में 15,000 इतना इन्होंने 1,500 करोड़ या 15,000 करोड़ इस तरीके की इन्होंने आकलन किया था। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि 1500-1600 से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपदा प्रभावित क्षेत्र है और आपदा कुछ ज्यादा हुई है। तो इसको लेकर के कई ये आस भी लगाई जा रही है कि जिस तरीके से
5,700 करोड़ की बात की है, लगभग उसके आसपास ही मिल जाए तो काफी सफिशिएंट होगा। लेकिन जो विपक्ष का कहना है बार बार कि इस तरीके की धनराशि जो है ना वो रात राशि इतने सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये राशि बढ़ाई जाए जिससे कि जितने भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो परिसंपत्तियां हों या जो निजी नुकसान है वो उनकी भरपाई की जा सकती है। जी अच्छा शिवनारायण जी, जिस तरह शाम को उच्च स्तरीय बैठक भी होगी अधिकारियों के साथ, तो उसमें किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या इसके बारे में कोई भी अनुमान? हाँ, अनुमान तो ये है कि जिस तरीके से ये अनुमान ये है कि उस बैठक में जो केंद्र सरकार और जो साथ ही में आपका ये राज्य सरकार के जो आपदा प्रबंधन केंद्र है उनको समन्वय बैठाने की बात की जाए, और उसमें जो भूवैज्ञानिक हैं या वो उनको भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे इस तरीके का नुकसान हुआ है वहाँ पे किस तरीके की स्थिति है, उसमें क्या किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है। रोक नहीं सकते तो किस तरीके का है कि आपदा कम जितना भी नुकसान हो कम से कम हो, इसको लेकर के का निर्देश दिए जा सकते हैं। जी धन्यवाद शिवनारायण पूरी जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को प्रदेश के कुमाऊं पर गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 13 सितंबर के बाद भी प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। आज जो है 11 सितंबर हो गई है, तो आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस शावर मिल सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12 और 13 तारीख में कह सकते हैं उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ अधिकांश स्थानों पे और गढ़वाल में भी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही 12 और 13 तारीख में जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जनपद है या चमोली जनपद है। तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। और उसके बाद फिर 14-15 में भी जो है एक्टिविटी रहेगी, तो 14-15 में भी कह सकते हैं अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और इक्का दुक्का स्थानों पे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी वर्षा मिल सकती है। तो ये जो है अगले 24 घंटे बाद जैसे जो है एक्टिविटी बढ़ेगी, तो 12-13 में थंडरस्टॉर्म के साथ जो है कहीं कहीं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर तीव्र से अति तीव्र वर्षा के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। और करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बताइएगा वहाँ पर जिस तरह से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है दोबारा से, तो किस तरह की एडवाइजरी जो है वो पूरे तरीके से आई है, खासकर जो यात्री वहाँ पहुँचते हैं, और चारधाम यात्रा भी जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल साहिल, देखिए लगातार उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो मौसम विभाग है वो अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है। और हाल ही के लिए जो मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जो है वो जारी की है, यानी कि येलो अलर्ट जो है वो प्रदेश के अंदर जारी कर दिया गया है। और अगले 3 से 4 दिन अगर कहें तो भारी बारिश जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के जिलों में जो है वो देखने को खास तौर से मिलेगी। और देखिए महत्वपूर्ण आज भी जो है बारिश का अलर्ट है और कहा जाए तो, लेकिन अभी राजधानी देहरादून में जो है मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बदली जो है वो सुबह से छाई हुई है, कभी धूप जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। और देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो बारिश से बड़ा नुकसान जो है उत्तराखंड पर सरकार को जो है वो हो चुका है। और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी जो है उत्तराखंड के दौरे पर लगभग 4:15 पर देहरादून आएंगे और देहरादून से हवाई संरक्षण जो है वो मुख्यमंत्री के साथ वो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए
आपदा की घड़ी में जो है प्रधानमंत्री से लेकर जो राज्य सरकार है वो लगातार काम कर रही है, और बारिश को लेकर के जिस तरीके से बार बार अलर्ट आ रहा है तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए अमूमन साल भर में अगर देखते हैं तो इस समय सितंबर के माह में जो है बारिश कम हो जाती है, यानी कि बंद भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जो बारिश है वो उसका समय जो है वो पीरियड जो है वो बढ़ चुका है, और लगातार येलो अलर्ट के साथ साथ रेड अलर्ट की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग द्वारा लगातार दी जा रही है। और अभी भी अगर बात करते हैं तो कई ऐसी रूट हैं जो बाधित हो चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री जो धाम है उसके लिए भी अभी श्रद्धालुओं को रुकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के चलते जो है ये जो रूट है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसको अभी ठीक होने में अभी लंबा समय लग सकता है। यही इसके साथ साथ कई ऐसी रोड है जो कनेक्टिविटी है जो गांव से गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है साहिल। तो एक ये महत्वपूर्ण चेतावनी है, और खास तौर से उन लोगों के लिए भी ये चेतावनी है जो उत्तराखंड में आ रहे हैं। अगर वो पहाड़ी इलाकों में सफर कर रहे हैं तो जी सचेत रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में बारिश का प्रकोप दोबारा देखने को मिल सकता है साहिल। राजकुमार जी, क्या एडवाइजरी जारी की गई है श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर कि किस क्या एहतियात बरती जाए इस दौरान, क्योंकि रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट भी है कुछ इलाकों के अंदर जारी किया गया है, और अभी तक भी पूर्ण तरीके से जो सड़कें जो हैं वो खुली नहीं हैं, यात्रा मार्ग मोटर मार्ग बहुत से बाधित भी हैं, और दोबारा से बारिश की चेतावनी एक बड़ी मुश्किल प्रशासन के लिए। बिल्कुल साहिल, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर के पहले भी सरकार ने भी रोक लगाई थी, और उसके बाद यानी कि 5 सितंबर के बाद जो है दोबारा चारधाम यात्रा को चलाने की जो जिम्मा है प्रदेश सरकार का वो उसने संभाला है। और देखिए अभी भी अगर बात करते हैं तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रा जो है वो कंटिन्यू जो है वो जारी है, और यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करते हैं तो वहां पर रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को जाने में असमर्थ हो रहा है। और यही वजह है कि उनको भी दुरुस्त करने का काम जो है वो राज्य सरकार कर रही है। जो साथ ही इसमें अब तक की अगर बात करते हैं तो देखिए साहिल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, क्योंकि अब तक जो है राज्य सरकार को 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो आपदाग्रस्त इलाकों की वजह से हो चुका है। और अब राज्य सरकार ने जो है केंद्र सरकार से 57,000 करोड़ रुपए की मांग जो है वो की है, ताकि जो आपदा के जख्म है उनको भरा जाए, और जो क्षतिग्रस्त इलाके हैं जहां कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जिस तरीके से देखने को मिल रही है साहिल, तो आने वाले समय में ये और भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से लगातार जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, घाट गदेरे हैं, वो अपने उफान पर हमेशा बहते हुए नजर आए हैं, और उन्हीं की वजह से बड़ी हानि जो है जान माल की उत्तराखंड में देखने को मिली है। और यही वजह है कि देखिए मौसम विभाग लगातार सचेत कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो भारी हो सकते हैं, और इसीलिए येलो अलर्ट भी जो है प्रदेश सरकार यानी कि मौसम सरकार की तरफ से मौसम विभाग की तरफ से जो है वो सही जारी किया गया है। तो इसमें सचेत रहने की एडवाइजरी भी इस बात को लेकर के है कि अगर कोई भी श्रद्धालु या कोई भी पर्यटक अगर उत्तराखंड के लिए मूव कर रहा है या प्लान बना रहा है तो आने वाले समय के लिए वो सचेत रहे और कोई भी रिस्क ना ले, और अगर मौसम साफ है तभी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। तो ये तमाम ऐसे एडवाइजरी हैं जिनको साहिल जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसको समझना पड़ेगा, ताकि उनकी यात्रा जो सूक्ष्म और सुगम हो। इसी प्रयास में जो है धामी सरकार लगातार उत्तराखंड में काम कर रही है साहिल। धन्यवाद राजकुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड से, और साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा हाल ही में आपदा राहत के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा भी बेहद भयावह थी और उस समय केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि उस वक्त कितनी राशि की मांग की गई थी और वास्तव में कितनी मदद मिली थी। बंसल ने कहा कि आपदा राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। कांग्रेस को राहत कार्यों पर अपना पुराना रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस की जब यहाँ भी सरकार थी और केंद्र में भी थी, 2013 की आपदा आई थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आपदा थी। उस समय कितनी कांग्रेस ने मांग की थी और कितनी कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए। केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना ये अच्छा नहीं है। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं।
इसमें तो कांग्रेस ने राहत कार्य क्या किया, राहत में कहां जुटी, और अगर संवेदनशील है तो उनको बताना चाहिए कि भाई किस प्रकार से आगे के राहत कार्यों में वो अपना योगदान कर सकते हैं, उस योगदान के बारे में बताना चाहिए। कांग्रेस की जब यहां भी सरकार थी और केंद्र में भी थी, 2013 की आपदा आई थी, मैं समझता हूं बहुत बड़ी आपदा थी। उस समय कितनी कांग्रेस ने मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बदहाल सड़कों जैसे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने इसके लिए जिलाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है। इस पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य आपदा पीड़ितों से मिलना और राहत कार्यों की रणनीति बनाना है। ऐसे समय राजनीति की बजाय सभी को सरकार और पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस महिला देखिए, ये आपदा का जो समय है, ये आपदा प्रभावितों को मदद करने का समय है। ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं। जो लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं उन लोगों के साथ में मिल रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए इसकी रणनीति बनाने के लिए वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस के लोग मिलें या कोई मिले या न मिले, क्योंकि चाहे कोई भी दल के लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको आपदा के समय में सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए, आपदा प्रभावितों के साथ में खड़ा होना चाहिए। उनको अपनी तरफ से जितना यथासंभव जो मदद हो सकती है वो मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए। उधम सिंह नगर के जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उप जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा। विधायक चौहान ने कहा कि प्रदेश को बने 25 वर्ष हो गए हैं और वे स्वयं 8 साल से विधायक हैं, लेकिन जसपुर की कई मूलभूत समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं। ज्ञापन में रोडवेज बस स्टैंड, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तीर्थनगर डैम एरिया को राजस्व ग्राम घोषित करने, पेयजल संकट के समाधान और जसपुर में स्टेडियम निर्माण जैसी मांगें उठाई गई। उन्होंने कहा कि ये जसपुर की जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। हमारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन एजेम महोदय को दिया है, क्योंकि लगभग 25 वर्ष इस प्रदेश को बने हुए और लगभग 8.5 साल मुझे विधायक बने। मैं ये मांग शुरू से ही उठाता आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि राज्यपाल निर्देशित करें सरकार को कि जो हमारा स्थापना दिवस आने वाला है उसमें इन मांगों को रखा जाए, उनकी घोषणा। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड की लोग, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सड़कों पर खड़े रहते हैं, बसों का इंतजार करते रहते हैं। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, दुर्घटना का भी चांस बना रहता है। दूसरा, हमारा यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर में काफ़ी भीड़ है और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक होना चाहिए। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ पॉलिटेक्निक की स्थापना हो, उसकी मांग भी हमने करी। एक हमारे यहाँ तीर्थनगर डैम एरिया है जिसकी मांग हमने करी कि भाई इसको या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या इसको किसी ग्राम सभा से जोड़ा जाए। उनको बहुत ऐसी सुविधाएं जो भारत सरकार से मिलने वाली है, उत्तराखंड सरकार से, जो उनको नहीं। विकासनगर क्षेत्र में लोगों के घरों में अक्सर सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे खतरनाक हालत में सर्प मित्र आदिल मिर्जा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अब तक वे सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ चुके हैं। उनके इस साहसिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य को देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उन्हें सम्मानित किया और शाबाशी दी। विधायक ने कहा कि ऐसे युवाओं की समाज को ज़रूरत है जो न सिर्फ लोगों की जान बचा रहे हैं बल्कि प्रकृति का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। देखो, मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोग समाज के हीरो हैं। मुझे अभी बताया कि अभी कितने 134 सर, और ज़्यादातर ये देखने में आया होगा, हम लोगों ने सबने देखा होगा, सांप कहीं मिलता है तो लोग पत्थर मार करके उसे मार देते हैं। ये केवल सांप को पकड़ नहीं रहे, प्रकृति के संरक्षण का काम कर रहे हैं। उनको सुरक्षित तरीके से पकड़ करके सुरक्षित
किसी तरीके से उनके आवास में, उनके हैबिटाट में छोड़ने का काम करते हैं, ये कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, नेचर के कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। ये बड़ा काम है, इसको लोगों को सराहना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को संरक्षण भी देने की जरूरत है, प्रोत्साहन देने की जरूरत है। विधायक होने के नाते धर्मपुर चुनाखंड स्थित ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। 13 से 19 सितंबर तक एशियन टेनिस फेडरेशन के अंडर 14 बॉयज़ और गर्ल्स टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें कजाकिस्तान और जापान के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। इसके बाद 4 से 10 अक्टूबर तक ITF सीनियर्स MT 200 टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें 30 से 75 वर्ष आयु वर्ग के 90 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रविष्टियां दी हैं। टूर्नामेंट सचिव DS रावत ने बताया कि यह आयोजन स्वर्गीय BS रावत की स्मृति में प्रतिवर्ष होता है और उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को नया मंच प्रदान करता है। जो प्रतियोगिता है ये अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स वाली है। इसमें ये एशियन टेनिस फेडरेशन ATF हांगकांग के तत्वाधान में एशियन कंट्रीज के जितने भी देश हैं उनके जो प्रतिभागी हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें कजाकिस्तान, आपने सिंगापुर, जापान और अन्य देशों के अलावा भारत के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता 13 सितंबर से 19 सितंबर 2025 तक आयोजन की जा रही है। इसकी अंतिम तिथि विड्रॉल की 2 सितंबर ऑलरेडी निकल चुकी है और इसमें लगभग 160 प्रतिभागी ने अपना नामांकन कराया है। इसके लिए हमने अपनी सारी व्यवस्था की जा चुकी है। इसमें हमारे जो रेफरी हैं, आइटा जो हमारी कहते हैं देश की सर्वोच्च संस्था है, उसके द्वारा श्री एंटन डिसूजा को। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय आज किच्छा पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। अंग्रेजों के समय से चली आ रही पुरानी इमारत में लंबे समय से तहसील का कामकाज संचालित हो रहा है। अब इसे नया रूप देने के लिए प्रशासन ने नई बिल्डिंग का प्रस्ताव तैयार किया है। निरीक्षण के दौरान ADM ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि जल्द ही किच्छा में नई तहसील भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने तहसील तक पहुंचने वाली सड़कों के चौड़ीकरण की भी बात कही। तहसील भवन का SD फ्लोर का निर्माण किया जाना है, प्रस्ताव उसके बन गए हैं। उसका प्रेजेंटेशन एक दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के सामने आर्किटेक्ट ने दिया था। तो जो प्रेजेंटेशन दिया गया तो उसको देख करके ऐसा लगता था कि स्थानीय स्तर पर निरीक्षण करके इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। तहसील SDM कोड और उसमें आने वाली जनता को ध्यान रखते हुए कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, इसको ध्यान रखते हुए यहाँ निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के अनुसार जो नौकरी की स्थितियाँ हैं उसके साथ जो आवश्यक संशोधन बता दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ बिल्डिंगों को डेमोलेशन करते हुए पार्किंग बनाया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, उसका चिन्हीकरण भी कर लिया गया है। उसमें SDM साहब संबंधित विभाग के साथ बैठक करके निर्णय कराएंगे और जो भी विभाग हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको भी। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद अब पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने भी लक्सर और खानपुर क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त दर्जन भर गांव का दौरा किया। उन्होंने गंगा दासपुर, महाराजापुर और बहालपुरी समेत कई गांवों में नुकसान का जायजा लिया। भड़ाना ने कहा कि बाढ़ से सड़कों, पुलियों और खेतों को भारी क्षति हुई है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराया जाएगा। मैं आया हूं और मुझे जो सूचनाएं मिली हैं कि बहुत भारी नुकसान यहाँ हुआ है और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे रास्तों की है, पुलिया के रास्ते रुके हुए हैं और बहुत सी समस्याएं हैं, उनको देखने और सुनने आया हूँ कि जिससे मैं। CP राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने पर लक्सर में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर राकेश गिरी ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी और संगठित पार्टी है। आज हम सब लोगों ने, जितने भी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी ने अपने उपराष्ट्रपति को भारी बहुमत से विजयी दिलाने पर सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सभी ने अपना विश्वास जताया है। और जो विपक्ष अनाप शनाप बोलता था, वोट चोरी, तो यहाँ तो हमारा बैलेट से चुनाव हुआ है, वो सबने देख लिया
कि मोदी जी की कथनी और करनी एक है। हर काम देश हित में करते हैं और आज उन्होंने जिस तरह से कोई भी समाज हो, सब समाज को लेकर के उस साथ चलते हैं और ऐसे ही हमारे जो ओबीसी समाज से हमारे आते हैं सीपी राधाकृष्णन जी जो उपराष्ट्रपति बने हैं, उनकी बधाई देने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता ओबीसी मोर्चे के यहाँ इकट्ठे हुए लक्सर में, उनको शुभकामनाएं दी कि भगवान उनको स्वस्थ रखे और देश का नेतृत्व बहुत अच्छी तरह वो राज्यसभा में चलाते रहे। उनको शुभकामनाएं के लिए हम लोग उत्तराखंड खास खबर फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।